नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें कुछ ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कानून और राजनीति की जटिलताओं से लेकर लोकतंत्र की नींव तक हर घटना में ट्विस्ट और सस्पेंस है। आज हम बताएंगे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जिंदगी की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, क्या उनकी राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा? और पश्चिम बंगाल की राजनीति की, क्या ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में है? आज हम इन तीनों बड़े मुद्दों की गहराई में उतरेंगे। अदालत की कहानी, राजनीतिक तूफान और लोकतंत्र के नए समीकरण। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भरा एसआईआर फॉर्म, बोले हर पात्र का नाम जुड़े। टॉप नक्सल कमांडर हिडमा का पत्नी सहित खात्मा, सुकमा एनकाउंटर में कुल 6 नक्सली ढेर। बिहार सरकार का गठन, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त। दिल्ली ब्लास्ट केस, एनआईए को मिली आरोपी जसीर की 10 दिन की डिमांड। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले जगदीप धनखड़, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार औपचारिक मुलाकात। गुजरात के अमरावली में एम्बुलेंस में लगी आग, नवजात और डॉक्टर सहित 4 की मौत। शशि थरूर ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ, भाषण के हुए मुरीद। मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, भविष्य में जीत हमारी जरूर होगी, बोले प्रशांत किशोर। सोने चांदी के भाव में गिरावट, सोने की कीमत 1807 रुपए की गिरावट, चांदी 3660 रुपए टूटी। गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 278 अंक टूटा, निफ्टी 26,000 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करेंगे आज के अपने पहले मुद्दे के बारे में। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से निकले तो अभी 2 पूर्णिमा के चांद ही निहार पाए थे, लेकिन अमावस की काली रात फिर लौट आई। जी हां, रिहाई के महज 55 दिन के बाद ही आजम खान दोबारा जेल पहुंच गए। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर 7 साल की सजा सुनाई है और इस बार मामला फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में ही पुलिस ने दोनों को कस्टडी में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का जेल से नाता, या यूं कहें कि पीछा नहीं छूट पा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कानून का शिकंजा है या राजनीति का पंजा? आइए जानते हैं विस्तार से। क्या कभी किसी नेता की किस्मत इतनी करवट बदल सकती है कि जेल से निकलने के सिर्फ 55 दिन के बाद ही फिर जेल की सलाखें उसे बुला लें? आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की, जिनकी जिंदगी अब कोर्ट कचहरी और जेल की चौखट के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी, जिनके कंधों पर राजनीति का बोझ तो है ही, लेकिन मुकदमों का बोझ उससे भी ज्यादा भारी है। आपको बता दें, आजम खान अभी 55 दिन पहले ही सीतापुर जेल से बाहर आए थे और उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले। लेकिन बाहर आते ही विवाद, बयानबाजी और राजनीति सब कुछ मानो उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा और अब जेल फिर से सामने खड़ी है। जी हां, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमएलए एमपी कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं, सजा के साथ साथ 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अलग अलग जन्मतिथि दर्ज है। पैन कार्ड में तारीख 1 जनवरी 1993 और चुनाव की तारीख 30 सितंबर 1990, जिसके बाद जांच बैठी और जांच के बाद मामला कोर्ट पहुंचा और अब कोर्ट ने दोनों को कैद की सजा सुना दी है। आपको बता दें, इसी पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिससे जुलाई में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ट्रायल कोर्ट पर भरोसा जताने की सलाह दी थी। जहां करीब 6 साल बाद आए इस फैसले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिसे बीजेपी विधायक ने सत्य की जीत बताया। आइए आपको आजम खान एंड फैमिली की क्राइम हिस्ट्री भी बता देते हैं। दरअसल आजम खान पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से ज्यादातर 2017 में
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दर्ज हुए। इनमें जौहर यूनिवर्सिटी केस, गरीबों के लिए बने घरों पर अवैध कब्जा, भड़काऊ भाषण का आरोप, बकरी भैंस चोरी का मामला, आसरा आवास जमीन पर कब्जा, सरकारी दुश्मन संपत्ति पर कब्जा जैसे आरोप शामिल हैं। आजम खान को लगभग 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा आजम खान, उनकी पत्नी तजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप भी हैं। कहा जाता है कि इन्हीं में से एक फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया और उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने खुद कहा था कि अभी 113 मुकदमों पर फैसला आना बाकी है। रामपुर कोर्ट का ये ताजा फैसला उन्हीं 113 मामलों में से एक है। आपको बता दें, फरवरी 2020 में आजम खान पहली बार जेल गए थे और 27 महीने सलाखों के पीछे रहे। फिर मई 2023 में वह दोबारा जेल गए और इस बार 23 महीने जेल बिताए। 47 साल से राजनीति में सक्रिय 77 वर्ष के आजम खान विधायक, मंत्री, सांसद रहे, लेकिन सत्ता बदली, समय बदला और उनका ज्यादा वक्त अब जेलों में ही बीतने लगा है। योगी सरकार के अब तक के करीब 3165 दिनों में आजम खान कुल 1519 दिन जेल में बिता चुके हैं, यानी लगभग आधा समय। दरअसल कानून के मुताबिक अगर एक पैन कार्ड रखने का नियम है और कोई व्यक्ति 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करता है तो उसे दंड मिलना तय है। इसीलिए ये फैसला सीधे बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव की 2 मुलाकातें हुई थीं। एक 8 अक्टूबर को रामपुर में और दूसरी 7 नवंबर को लखनऊ में। लखनऊ मुलाकात के बाद आजम खान ने इशारों में कहा था कि अगर बसपा की गाड़ी उनके लिए भेजी जाए तो वे चले जाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव समझते हैं कि पीडीए के समीकरण को मजबूत रखने में आजम खान की कितनी अहमियत है। तभी किसी भी नाराजगी को दूर करने के लिए वे खुद रामपुर जाकर मिलकर आए और आजम खान को पार्टी का दस्तक बताते हुए कहा कि बड़ी लड़ाई में हम साथ लड़ेंगे। लेकिन आजम खान के दोबारा जेल जाने के बाद 2027 की अखिलेश की तैयारी को बड़ा झटका लग सकता है, खास तौर पर M22 समीकरण पर। ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी को 65 से 70% मुस्लिम वोट मिले थे। 2017 में यही आंकड़ा लगभग 70% रहा। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 83 तक पहुंच गया, यानी 83% तक पहुंच गया। ऐसे में अगर आजम खान की वजह से मुस्लिम वोट बैंक खिसकता है तो अखिलेश यादव का 2027 का सपना चकनाचूर हो सकता है। इतना ही नहीं, आजम खान को सजा होते ही अखिलेश ने आजम खान और अब्दुल्ला की तस्वीर लगाकर एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। जब अखिलेश का ये संदेश पढ़ने वाले समझ गए होंगे कि ये निशाना किस पर है। जाहिर है कानून सबूतों के आधार पर निर्णय दे रहा है और इसी वजह से आजम खान को फिर जेल जाना पड़ा। समाजवादी पार्टी में इससे दर्द होगा, लेकिन ये दर्द जल्द घटने वाला नहीं। सत्ता में रहते हुए जो भी आरोप लगे, अब पाई पाई का हिसाब हो रहा है। हालांकि आजम खान के समर्थकों को इस सरकार की साजिश लग रही है और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जेल से बाहर नहीं रखना चाहती, क्योंकि बाहर आने पर जनता में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। वे उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपरी अदालतें न्याय जरूर करेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए, योगी सरकार के दौरान आजम खान एवं उनके परिवार का कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना आम हो गया है। इस बार की सजा ने उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आजम खान और अब्दुल्ला की किस्मत एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई है। अब देखना है कि ऊपरी अदालत में क्या नई कहानी लिखते हैं और राजनीति के अखाड़े में पिता पुत्र की वापसी कब और कैसे होती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। जिस कोर्ट को उन्होंने खुद बनाया, आज उसी कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। जो नेता 20 साल तक बांग्लादेश की लौह महिला कहलाती थीं, वो आज मौत की कतार में खड़ी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिन्हें ढाका की कोर्ट ने सजाए मौत का फरमान सुनाया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना का राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंप देगा? और क्या इस फैसले से दक्षिण एशिया की राजनीति में तूफान आने वाला है? आइए जानते हैं विस्तार से। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में सोमवार को ऐसा फैसला आया जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हिला दिया और भारत की कूटनीति को नए इम्तिहान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, 78 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है। आईसीटी ने उन्हें हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने और पिछले साल हुए छात्र आंदोलन में हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए मृत्युदंड सुनाया है और बाकी मामले में उन्हें उम्र कैद से भी जोड़ दिया है। उसी केस में उनके करीबी और पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट रूम में फैसला पड़ते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। कई लोग रो पड़े, कई खुशी के मनाते दिखे। दरअसल आईसीटी वीडी ने शेख हसीना पर कुल 5 आरोप साबित किए हैं। हत्या का आदेश देना, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा करवाना, सबूत मिटाना, न्याय में बाधा डालना, छात्र अब्बू शहीद की हत्या का आदेश, चाखर पुल में 5 लोगों की हत्या और लाशें जलवाना। कोर्ट का दावा है कि छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड खुद पीएम शेख हसीना थी। आपको बता दें, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्र आंदोलन फूटा था, जहां सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा, हिंसा फैलती गई और अचानक तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गईं और पूर्व गृह मंत्री भी उनके साथ भारत आ गए। पिछले 15 महीने से दोनों भारत में रह रहे हैं और तभी से बांग्लादेश में राजनीतिक भूकंप जारी है। वहीं फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी भारत से तुरंत हस्तांतरण की मांग की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? लेकिन भारत का जवाब है कि हम बांग्लादेश की शांति, लोकतंत्र को स्थिरता चाहते हैं। हम सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। भारत ने ना हाँ कहा ना ना, यानी कि मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में शेख हसीना के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता बांग्लादेश में जाकर सरेंडर करें और अपील करें, लेकिन लॉजिक कहता है कि वहां हालत बिगड़े हैं। अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में मौत की सजा के बाद सरेंडर करना खतरनाक कदम होगा। वहीं दूसरा रास्ता भारत में रहकर राजनीतिक शरण की उम्मीद है और शेख हसीना यही चाहती हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कूटनीतिक दबाव बढ़ चुका है। भारत अब 2 आग के बीच फंसता दिखाई दे रहा है और इसका असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर पड़ रहा है। आपको बता दें, शेख हसीना के 20 साल के शासन में भारत बांग्लादेश संबंध स्वर्ण युग में थे। सीमा विवाद खत्म हुआ, सुरक्षा सहयोग बढ़ा, आतंकवाद पर संयुक्त कार्रवाई हुई, व्यापार, बिजली, नदी समझौते मजबूत हुए। लेकिन 2024 में सरकार गिरने के बाद सीमा पर तनाव बढ़ा, खुफिया सहयोग कम हुआ, सीएए, एनआरसी पर विवाद गहरा गया, कट्टरपंथी गुट सक्रिय हुए, चीन पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा। जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश के भविष्य की कहानी है। भारत बांग्लादेश के संबंधों की कहानी है और दक्षिण एशिया की स्थिरता की कहानी है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला अध्याय और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में 2026 में चुनाव होने की संभावना है जो देश की नई दिशा तय करेंगे। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आर्थिक सुरक्षा और सांस्कृतिक हितों को सुरक्षित रखते हुए बांग्लादेश के साथ सहयोग जारी रखना। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता अब खतरे में है? जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर बिहार में बीजेपी की जीत ने इस बार सवाल को फिर ताजा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साफ कह दिया है कि बिहार के बाद अब बांग्लादेश की बारी है। लेकिन क्या बीजेपी की तैयारियों का असर पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा? आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें, ममता बनर्जी के लिए 2025 की शुरुआत से ही खतरे के संकेत मिल रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी की नज़र पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कर दिया था कि अब बांग्लादेश में बीजेपी की बारी है। मोदी ने कहा कि बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। अब जंगल राज को उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी अब बंगाल में भ्रष्टाचार और पलायन को मुद्दा बना रही है। शुभेंदु अधिकारी लोगों को सिंगूर विवाद और रोजगार का मुद्दा याद दिला रहे हैं। उनका दावा है कि सत्ता में आने पर टाटा ग्रुप को बंगाल में वापस लाया जाएगा। ऐसे में अपनी सत्ता बचाने के लिए ममता बनर्जी पहले ही भाषा आंदोलन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सक्रिय हैं। वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाल भाषा बोलने पर भेदभाव और परेशानियों का विरोध कर रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखा मसले पर नियुक्त को असंवैधानिक करार दिया है। एसआईआर के खिलाफ सड़क पर मार्च और प्रदर्शन कर चुकी हैं। ममता बनर्जी की रणनीति है कि बीजेपी के अभियान को स्थानीय मुद्दों और भाषा आंदोलन के जरिए चुनौती दी जाए। वहीं दिल्ली और बिहार में बीजेपी ने सत्ताधारी दलों के खिलाफ सफल रणनीति अपनाई ताकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से सीधे मुकाबला करना होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी बंगाल में दिल्ली और बिहार जैसा मॉडल लागू कर पाएगी। वहीं बंगाल में एसआईआर का खौफ अभी से देखने को मिल रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल के स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेक पोस्ट पर आज सुबह सैकड़ों बांग्लादेशी प्रवासी भारी सामान लेकर अपने देश लौटते दिखे। अफवाहें हैं कि विभिन्न राज्यों में नागरिकता सत्यापन अभियान शुरू हो गया है। कोलकाता और अन्य शहरों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर डर के कारण घर लौटने को मजबूर हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार भीड़ बढ़ रही है। सोमवार सुबह लगभग 300 बांग्लादेशी नागरिक सीमा के पास मौजूद थी। हालांकि स्थानीय पुलिस और बीएसएफ ने कोई आधिकारिक अभियान शुरू होने की पुष्टि नहीं की। बीएसएफ और पुलिस पहचान और जांच के बाद ही लोगों को पार कर रही है। इस घटना ने बंगाल में घुसपैठ और अवैध प्रवास को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। जाहिर है, दो बड़े मुद्दे जो अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में गरमा रहे हैं, एक और बीजेपी की तैयारी और रणनीति और दूसरी ओर ममता बनर्जी का विरोध और स्थानीय सुरक्षा के मुद्दे। चुनाव से पहले ये दोनों मोर्चे राज्य की राजनीति को नया रंग देने वाले हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किस दिशा में मतदान करती है और कौन किस मुद्दे पर आगे निकलता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि लोकतंत्र की नींव सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं। क्या हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही है, ये भी बहुत मायने रखता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोरखपुर, जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुष्टिकरण फॉर्म भरकर एक संदेश दिया कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। जी हां, आपको बता दें, सीएम योगी ने अपने मतदाता फॉर्म के जरिए जनता से जुड़ने की पहल की और हर नागरिक के लिए ये प्रक्रिया बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 223 के मतदाता के रूप में फॉर्म जमा किया। ये प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है। बीएलओ ने सीएम योगी को व्यक्तिगत रूप से फॉर्म उपलब्ध कराया। सीएम योगी ने कहा, आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। आपका ये छोटा सा प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से जारी है। निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि जो मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। इसीलिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि वे इस अभियान में सक्रिय भाग लें। प्रदेश भर में बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं। मतदाताओं को फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने, साइन के साथ बीएलओ को वापस करना जरूरी है। यदि घर पर कोई ना हो तो परिवार का कोई वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर जमा कर सकता है। ऐसे में हमारी सभी नागरिकों से अपील है कि आप भी फॉर्म भरें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।